नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आजकल के एपिसोड में। आज काफी डिमांड में और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उपाय के ऊपर बात करेंगे। आज कोई कुंडली नहीं, सीधा जनरल, कोई टेक्निकल कोई बात नहीं। तो आज जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, इनमें से कितने पहले इन्हें एक्सप्लेन कर दूं वो तो कर दूंगा, उसमें से देखते हैं कितना आगे आप जा सकते हैं। सबसे जरूरी सवाल, क्या उपाय जरूरी है, इसका जवाब दिया जाएगा। जवाब यह है कि यदि आपके मन में आस्था है, विश्वास है परमात्मा पे, अपनी काबिलियत पे, कोई जरूरत नहीं है, कोई उपाय की जरूरत नहीं है। अगर इस मामले में आप पक्के हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए कुंडली, छोड़ दीजिए उपाय, कुछ नहीं। शक की स्थिति में उपाय की जरूरत पड़ती है। शक पहले तो आदमी के अपनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के ऊपर, और ये तो रही जो है जातक या क्लाइंट की तरफ की बात, और दूसरा जहां ज्योतिषी की तरफ की बात है, इसमें वैसे अगर कहे जाए तो, अगर पराशरी मत से देखा जाए तो इसे कहते हैं दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ अदृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म मतलब जिसका उपाय नहीं किया जा सकता, अदृढ़ कर्म जिसका उपाय किया जा सकता है, और तीसरी सिचुएशन है कि वो बीच की कंफ्यूजन वाली स्थिति है, वहां कोशिश की जा सकती है। लाल किताब की भाषा में कहें तो इसे कहते हैं ग्रहफल के उपाय, जो ग्रहफल के उपाय होते ही नहीं है, करना कोई फायदे की बात नहीं है। और रेयर केसेस में अगर वो किए भी जाए तो उसको अदले के बदला के अंदर लेंगे कि वो नुकसान जो आपकी जगह कोई और अपने सर पे लेगा। तो जनरली ऐसे उपाय लोग करते नहीं है कि कौन अपना जो है अपने लिए परेशानी मोल लेगा दूसरे के चक्कर में। दूसरा, राशिफल के उपाय, जहां ग्रह की स्थिति जो है वो शक्की है कि वो अच्छा भी फल दे सकता है, बुरा भी फल दे सकता है, तो उसकी शक की हालत को देखते हुए उपाय बताए जाते हैं और किए जाते हैं। तो आस्था यदि आपकी पक्की है अपने कर्म पे, अपने आप पे, अपने परमात्मा पे, तो इस झंझट को छोड़ दीजिए। आज का एपिसोड बेकार है, मत देखना, कोई फायदा ही नहीं है। और अगर शक आ गया तो फिर बहुत लंबा सफर है, शायद आज आधा पूरा हो जाए, आधा शायद अगले बार पूरा हो, पर ओवरव्यू देख लीजिए। उपाय अगर करने हैं तो उपाय के प्रकार, कितने प्रकार के उपाय होते हैं। एक तो होते हैं टोटके। टोटके के अंदर तो जनरली कुछ दान दे दो, जो सबसे पॉपुलर है। उसके बाद आते हैं उतारे। उतारे घर में जनरली मदर्स वगैरह भी करती हैं, कुछ पंडित जी वगैरह भी करते हैं, कुछ तांत्रिक भी करते हैं। तो दूसरे आ गए उतारे। तीसरा होता है कुछ ग्रहण करना, किसी ने नग पहन लिया, किसी ने किसी रंग का कपड़ा पहन लिया, कुछ खा लिया। दान मतलब अपने पास से देना, और ग्रहण करना एकदम उसका उल्टा कि अपने दिनचर्या में, अपने शरीर पे किसी तरीके से किसी चीज को धारण करना। उसके बाद पराशरी मत में आए तो वैदिक उपाय होते हैं। इसमें होते हैं मंत्र, मणि और औषधि। मणि आप समझ रहे हो, स्टोन्स जो बहुत पॉपुलर है। यहाँ मणि अगर कोई आपको बता दे तो सबसे पहले दिमाग में शक जाता है कि यार ये बेवकूफ बना रहा है। उपाय का नाम सुनते ही समझ में आ जाती है कि सामने वाला आप सतर्क हो जाओ कि वो बेवकूफ बना रहा है। तो आज का वीडियो आप पूरा देख लीजिए, तो काफी कुछ तो उसमें ओवरव्यू में मैं बता दूंगा, बाकी डिटेल में जो है बाद में बात करेंगे। तो मणि के नाम में तो सीधा है कि स्टोन जो है 100 रुपए से 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए से लेके फिर अंत तो है कि लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो ये मणि का मामला हो गया। दूसरा, औषधि अगर है तो वो डॉक्टर बढ़िया दे देगा, वैद्य दे देगा, आपको नेचुरोपैथ दे देगा, कुछ खाने में बढ़ाना घटाना है। अब समस्या आती है, ये मंत्र कौन देगा। मंत्र देने वाले को आपके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। कई बार ज्योतिषी दे देता है, धर्म गुरु दे देता है, कुछ घर में पूजा पाठ चल रहा होता है उससे भी चल जाता है मामला, पर ये भी थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। मतलब ये तीनों चीजें जो हैं, जैसे ही घर से बाहर जाए तो ये मामला टेक्निकल हो जाता है। तो मणि तो आप बाहर से ही लोगे, औषधि भी डॉक्टर से ही ले लो तो बढ़िया है, बाकी दादी माँ के नुस्खे अपनी जगह स्टैंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मंत्र आपके फैमिली में कोई, आपने किसी को धारण कर रखा हो, आपकी आस्था हो, जारी रखिए। और वैसे अगर मंत्र लेना हो तो मंत्र देने वाले की भी कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आ गए प्रोफेशनल उपाय, जो जातक स्वयं तो कर नहीं सकता। उसमें से सबसे पहले आता है वास्तु।
उसके बाद आ गया आपका मुहूर्त। मुहूर्त भी जो है जो कोई और ही निकालेगा, ठीक है। और मुहूर्त की जहां तक बात है, जितनी इस मुहूर्त शब्द की इज्जत होनी चाहिए उसकी महादुर्गति मैंने हिंदुस्तान में देखी है। मतलब हर चीज का टाइम निकाल के भी दे दो तो कभी कोई रिश्तेदार नाराज हो जाता है, कभी बस वाला नहीं आता। तो मुहूर्त होता है शाम के 6 बजे का और रात के 12 बजे तक तो डांस चल रहा होता है शादी में। ऐसा ही हाल ये है कि कोई आपने बड़ा बिजनेस ओपन कर रहा है, मंत्री जी आए नहीं तो मुहूर्त तो गया एक तरफ, मंत्री जी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये बड़ा ही जो है तो प्रोफेशनल उपाय, पर इसे जिस बेहूदगी से लिया जाता है इसका कोई लंबा चौड़ा फर्क असर मुझे दिखा नहीं। इसमें 2 चीजें मैं आपको बता दूंगा, एक अभिजीत मुहूर्त और एक अबूझ साय, ठीक है। ये दोनों आप देख लीजिएगा, एक बार देख लिया तो बाकी आपको फिर अगर आप ज्योतिष में नहीं मानते और थोड़ा बहुत मानते हैं तो अब जो है आप अबूझ साय और जो है अभिजीत मुहूर्त के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। मिलान शादी के लिए नहीं होता सर सिर्फ। दूसरी सबसे बड़ी जरूरत जहां मिलान की होती है, जहां आपके एक्चुअल सब कुछ स्टेक पे, सब कुछ दाव पे होता है, वो होता है आपकी जब कोई आप बिजनेस शुरू करते हैं उससे पार्टनरशिप में भी मिलान के पूरे स्कोप है। आपके बहुत पैसा, बहुत समय, बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा, बहुत सपने लगे होते हैं। मिलान सिर्फ शादी मिलान को मत लीजिए, हर रिश्ते के अंदर मिलान होता है। सिर्फ शादी के अलावा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके अंदर आपके पास मिलान की कोई फैसिलिटी है। तो एक तो उसके अंदर आप कर सकते हैं, दूसरा काम धंधे के अंदर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मिलान कर लीजिए, काफी हद तक समस्या हल हो जाएगी। पर ये भी कोई और करेगा। उसके बाद आगे लाल किताब के उपाय। आजकल फैशन में भी लाल किताब के दुनिया भर के ज्योतिषी लाल किताब के उपाय करा रहे हैं। जो लाल किताब लिखते नहीं है वो वैसे भी वो लाल किताब के उपाय कराए जा रहे हैं, तो आप करा लीजिएगा। और उसके बाद हाँ, कुछ जो है उपाय कुछ लोग मेरी नजर में हैं, उनके फोन नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इनसे मेरा कोई पिछला टच नहीं है पिछले कई सालों से, पर जहां तक पिछले जो है 15-20 साल में मैंने देखा है वो लोग काफी समय से काम कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप उनके पास जाए ना जाए, मेरी तरफ से ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। और उसके बाद आगे प्राणिक ऊर्जा, जिसके अंदर आगे आपकी रेकी आ गई, दुनिया भर की मेडिटेशन आ गई, हीलिंग आ गई। तो ये वो वाला एरिया है, ये भी कोई दूसरा ही करेगा। आप सीख लें तो आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं। और कितना समय आपको पूरा सीखने मिलेगा ये आप देख लीजिएगा। अब ये तो उपाय के प्रकार हो गए। अब आगे कौन बताएगा, बताने वाले की क्या क्वालिफिकेशन है। कुंडली दिखा रहे हैं तब सिर्फ कुंडली की बात करें तो ज्योतिषी बताएगा। अब मुद्दा आ गया ज्योतिषी की कैलकुलेशन, वो मैं पूरी एक्सप्लेन करूंगा आपको। परिवार के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, माँ पिताजी दादी वगैरह अपने अनुभव से बता ही सकते हैं, इसमें तो क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। धर्म गुरु जो है वो हर चीज का ठेका लेके ही बैठे हैं, तो इनके बारे में कहना बेकार है। आपकी आस्था है जी, बिल्कुल मानिए, 100% 200% मानिए। एक कुछ ऐरे गहरे ज्ञानी होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके यहाँ आपका पान वाला हो सकता है, आपकी बस में आप किसी के साथ 2 मिनट सीट पे बैठे हैं, कोई जवान या कोई बुजुर्ग या कोई भी बंदा जो है वो आपको उपाय तो दे ही देगा। परेशानी आधी सुने या बिना सुने भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अपनी खुशी है, आप उससे बिल्कुल उसका उपाय मानिए और कीजिए। किसको बताएगा, पूछने वाले की क्वालिफिकेशन, ये भी एक सब्जेक्ट है, इस पर भी डिटेल में बात आज ही करूंगा। कौन करवाएगा, अब हवन कराना तो पंडित जी कराएंगे जी। हाँ, कुछ लोग हैं जो खुद करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, कोई रोक टोक किसी चीज में नहीं है। इसके कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई बोर्ड गवर्न नहीं करता इस चीज को। तो पूरा का पूरा ग्रे एरिया है, जिससे मर्जी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हवन जैसे ज्योतिषी जी कराएंगे, उसके बाद वो हवन का एक एग्जाम्पल सामने आ रहा है। बाकी हाँ, जैसे औषधि है वो डॉक्टर ही देना चाहिए, पर केमिस्ट से लोग लेकर के फर्स्ट क्लास काम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मणि की बात है, तो वैसे तो उसकी जो मणि के अंदर मैं आपको बताऊं इसको कैसे धारण करना है और उस कितने रत्ती की कितने ग्राम की जो मणि है उसकी पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा। आज इस वीडियो में नहीं बता पाया तो अगली में बता दूंगा, ठीक है। पर जनरली जो है मणि कौन बेच रहा है, एक तो चलो ज्योतिषी बेच रहे हैं, वो तो बदनाम है ही, जो पैसे ही कमाने हैं। एक दूसरी जो मेरे अनुभव में आई कि आप किसी ज्वेलर के पास चले जाइए, उसने एक फ्री का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा, वो आपको बता देगा कि जी आपको ये नग तो पहनने ही पहनने हर हालत में,
और नग की कीमत और नगों की संख्या आपकी हैसियत के हिसाब से डिसाइड होगी। ठीक है, तो एक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ सेल पे बैठा है, तो उसकी बात तो मान ही लेनी चाहिए। उसने पता नहीं कितने बेचे होंगे, तो अब वो बताएगा तो अब बिल्कुल पहनी है, मुझे कोई परेशानी नहीं उसके अंदर। उसके बाद ये पूछने वाले की क्वालिफिकेशन होगी, कौन करवाएगा के अंदर, जैसे मैंने बोला औषधि है तो डॉक्टर ही देगा, और वास्तु भी कोई वास्तु का जानकार करे, मुहूर्त जो है वो ज्योतिषी निकालेगा, मिलान ज्योतिषी करेगा, लाल किताब वाला प्रैक्टिस करेंगे। पुरानी ऊर्जा है तो ये भी बहुत नया, वैसे तो वेदों के अंदर इसका कई जगह जिक्र है, पर जब ये पौराणिक ऊर्जा, ये एनर्जी हीलिंग है, ये यहाँ से होकर के शायद विदेश से री इम्पोर्ट होकर के ज्यादा पॉपुलर है, तो ज्यादा इसके बारे में मुझे पता नहीं है, पर हाँ धंधा ये भी बड़ा फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब उसके बाद आखिरी चीज जिसके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार टिका हुआ है कि कोई कीमत भी होनी चाहिए या फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो पूरा पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि इसकी कोई कीमत होनी भी चाहिए या फ्री ही होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है फ्री होना चाहिए तो वो आदमी ढूंढ लीजिएगा जो ये फ्री कर सकता हो। बाकी कुछ ज्योतिषियों के अगर आप अगेंस्ट पेमेंट कराना चाहें तो ये लोग जनरली मेरे कुछ तो मेरे गुरु लोग हैं, कुछ मेरे पड़ोस में अच्छे लोग हैं, कुछ को मैं बहुत साल से जानता हूँ, सारे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं उनकी लगभग अंदाजन फीस भी बता दूंगा, क्योंकि मैं अपना पर्सनली मैं कह दूं मैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मेरे को प्रेडिक्शन करने में मजा आता है, और उपाय के अंदर कराने के चक्कर में मैं कई दफा नुकसान उठा चुका हूँ, तो मैं तो जनरली कराता नहीं कराता हूँ का मतलब मेरे घर में किसी को जरूरत होगी मैं जरूर कराऊंगा। तो बाकी क्लाइंट के उपाय में बहुत रेयर करा के राजी होता हूँ। कोई बहुत ही पुराना, कोई बहुत ही विश्वास करके कराए तो अलग बात है। और जहां तक विश्वास की बात हो गई है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जो अभी याद आया मुझे, विश्वास तब तक ठीक है जब तक आपके पैसे नहीं खर्च हो रहे। आपको किसी पे भी अरे गहरे पे विश्वास है, उसने पैसे की बात कर दी, बेईमान हो ही गया वो। ये भी ठीक है, अपना अपना मत है। तो मैंने कुछ लोगों के पिछले अगर प्रोफेशनल पैसे लेकर के उपाय कराए हो तो मेरे ख्याल मैंने 20 साल में मेरे ख्याल 7-8 कराए होंगे, जिसमें से 2 में जिनमें थोड़े ज्यादा पैसे लगे थे उनमें तो मेरी जेब से ही लगे। और विश्वास की जहां तक मैं माना हूं, मैं आपकी श्रद्धा को अंधविश्वास नहीं कह रहा, आप एस्ट्रोलॉजर पे 100 बार शक करो, आप वो अगर आपके काम का है तो ठीक है। अगर आपको भीड़ देख करके जाना है तो भीड़ से कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर वो 99% सक्सेसफुल आदमी हो और 1% वो फेल हो और वो 1% आपके पास है, तो 100% बेकार आदमी हो गया ना वो। तो आपकी श्रद्धा जो है वो बेसिकली वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 100 बार उस पर शक करो, 20 बार उसको ट्राई करो, हर बार आप मुझे ठीक पाओ तो श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। लाने की जरूरत थोड़ी है, वो कोई इम्पोर्टेड या इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है। आप अगर आपको सामने पानी या बारिश या आग दिख रही है तो उसमें श्रद्धा थोड़ी चाहिए, सामने नजर आ रहा है यार। पर इस करके जो है ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है। ये जो है टोटल प्रोसेस, इसको जो है मैंने आपको टूर दे दिया इसका, ये सारी बात हम करेंगे। इसका तो मैंने कवर कर ही दिया है। अब इसके अंदर से टोटके वगैरह जो है इसके ऊपर ज्यादा बात क्या करनी। और इस टोट को जो टोटके उतारे और वगैरह उतारे तो जनरली घर वाले ही लोग करते हैं, या मंदिर वगैरह में या कहीं ऐसी जगहों पे होते हैं। ग्रहण करने के अंदर ये नीचे लगभग थोड़ा बहुत कवर हो गया, बाकी मैं कर लूंगा। और दान, हाँ एक जो होती है ना टाइप ऑफ रेमेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअली क्या है, अगर आप टाइप ऑफ रेमेडी मन में सोच के जाएं तो मैंने ये देखा है कि इसको ज्योतिष को एक मिनट सोच दे रहे, मन लीजिए आदमी को डायबिटीज की बीमारी हो गई, शुगर है। अब वो अगर अपने मन की दवाई करना चाहे, मन में तो ये है कि शुगर का इलाज जो है वो मीठा खा के हो जाए। तो जिस तरह आप, जैसे मेरे पास मेरे कुछ बहुत क्लोज दोस्त हैं, अमृत जी कोई उपाय दोस्तों दान दा, बृहस्पति 10वें घर में बैठा दान करेगा बर्बाद हो जाएगा, पर नहीं, वो उसको दान की ही उपाय चाहिए। उसका मैं क्या करूं? तो थोड़ा खुला दिमाग करके जाइएगा, आप उपाय सुन लीजिए, उसकी कंसल्टेशन लीजिए, बात खत्म होगी। उपाय कराना नहीं कराना आपकी मर्जी, नहीं आपने दुआ नहीं कराना तो उससे क्यों सोच रहे, अपने मर्जी से कर दीजिए। नहीं तो जो कोई 50-60 रुपए 100 रुपए में भी बहुत लोग जो है भराई कर रहे होते हैं, आप उनसे करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफेशनल काम है सर। और चॉइस हमेशा आपकी, आप किसी भी स्टेज में क्विट कर सकते हैं, सबसे बढ़िया आप यहीं क्विट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे, जितने समय अनुमति देगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर दूंगा इसे।
अब आते हैं कि उपाय, अगर बात ज्योतिष की हो रही है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, तो कुछ अपनी तरफ से नहीं डालूंगा। चाहता था मैं ये परिभाषा महर्षि पराशर की लूं, जिन्होंने ज्योतिष के जन्मदाता जिन्हें कहा जाता है, पर वो बहुत टेक्निकल थी, तो मैंने आचार्य वराह मिहिर की परिभाषा के ऊपर बात कर रहा हूं। बाकी वो जो ये थोड़ी सी मॉडर्न है, वो जो महर्षि पराशर की है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, उसमें इतनी संस्कृत है मेरे को तो उसका मतलब खुद भी समझ नहीं आता। तो ये मुझे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, तो मैंने इसको हिंदी में लिखा आपके लिए। तो ये भी अगर होगी तो 500-700-800 साल पुरानी होगी, तो आज के लिए तो और भी मुश्किल हो जाएगी, दोबारा लिखनी पड़ेगी। पर अभी तक जो डाटा अवेलेबल है उस पर ही बात कर रहा हूं मैं। तो आचार्य वराह मिहिर द्वारा, जो एक किसी राज दरबार में राज ज्योतिषी थे, उनकी एक प्रिडिक्शन थी कि बच्चे के जन्म पे, जब राजा ने पूछा कि बच्चे का भविष्य बताइए, तो उन्होंने बता दिया था कि 5 साल की उम्र में ये बच्चा मारा जाएगा और इसके मरने का कारण वराह होगा, मतलब 12 सिंगा शायद वराह को कहते हैं। तो राजा ने उस बात को ध्यान रखते हुए जब वो पर्टिकुलर दिन घड़ी आई थी, तो बच्चे को छत पे भेज दिया था, चारों तरफ सैनिक लगा दिए थे, परिंदा पर नहीं मार सकता था किसी तरीके से। तो जब वो घड़ी आई, जब बच्चे को देखा गया, बच्चे के साथ कुछ नौकर खेल रहे थे, उनका ध्यान हटा तो एक वराह खुद नहीं आया, तो उसकी मूर्ति बच्चे पे गिर गई, किसी वजह से बच्चा मरा पाया गया, और उसके जो सींग थे बच्चे के पेट में थे। तो वराह एक्चुअल ना होकर के मूर्ति होगी, या खिलौना की मूर्ति कह लीजिए या शस्त्र कह लीजिए। तो राजा ने कहा था कि आपकी जो भविष्यवाणी थी तो है, तो वो इनाम के लायक, पर मौका जो है दुख का है, तो पर आपको कुछ तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था आज से आपका नाम आचार्य मिहिर की जगह वराह मिहिर रखा जाएगा। तो उनका भी एक पूरा एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है ज्योतिष के लिए। तो आचार्य वराह मिहिर की बात करते हैं। तो वराह मिहिर जी के जो इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने पढ़ी है, इसके हिंदी के कोई त्रुटि हो तो माफी चाहूंगा, पर जितनी मेरी बुद्धि है उस हिसाब से है कि ज्योतिषी जो है एक नेक परिवार से होना चाहिए, फ्रॉम नोबल फैमिली डिफाइन। तो नेक परिवार की परिभाषा हर आदमी की अपनी है, आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए उस चीज को। वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेबल मतलब दिखने में ठीक होना चाहिए, अजीब ना लगता हो, सम्मानजनक वस्त्र पहनने धारण करे। यह नहीं कि कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ही आया हुआ है, तो चलो वो भी आजकल बड़ा फैशन है। सेहतमंद हो एवं पूरा शरीर हो। विकलांगता को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ज्योतिष जनरली एक नॉर्मल आदमी, वो एक नॉर्मल स्वस्थ आदमी होना उनकी वजह से मतलब रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि एक बेसिक बेंचमार्क आदमी किसी को भी तोलता है तो अपने हिसाब से तोलता है, अगर उससे स्वस्थ है तो वो बहुत स्वस्थ है, उससे नीचे है तो वो खराब है। तो एक ज्योतिषी को कम से कम सेहतमंद एवं पूरा शरीर, कोई डिफॉर्मिटी एक्सेप्टेबल नहीं थी उनके हिसाब से। सत्यवादी हो, आज के जमाने में बड़ा मुश्किल है, सच भी इतना घुमा घुमा के बोलना पड़ता है कि मैं खुद लगता है कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, पर सत्य बोल दे तो हालत खराब हो जाएगी। ईर्षा ना करे, तो ये खुद को तो पता नहीं होगा, आप ही देख के बताएंगे ईर्षा करता है नहीं करता। अनबायस्ड, नॉट जजमेंटल एट ऑल, किसी भी चीज को ज्योतिषी कोई जज नहीं लगा हुआ कि आपके बारे में फैसला करेगा। आपने उसको सवाल दिया, उसकी मर्जी है वो जवाब दे ना दे। इतना फ्री एरिया डॉक्टर अपना क्लाइंट सिलेक्ट करता है। क्लाइंट के पास अगर किसी भी वजह से कोई कमी है, डॉक्टर के पास कोई इक्विपमेंट में कमी है या समय नहीं है या घर में शादी है, तो डॉक्टर रेफर कर देता है अस्पताल में। लॉयर लगता है कि केस हार रहा है, वो केस नहीं लेता है। तो ज्योतिषी को इतनी फ्रीडम दीजिए, ज्योतिषी का कोई लेना नहीं है। आप भले काम कर्म करेंगे उसके, आपके बुरे करेंगे उसके लिए। ज्योतिषी को पहली बात तो अगर कोई ज्योतिषी देख रहा है तो भैया आपने अगर अपनी, आप उसे थोपिए मत, उसके बाप मत बनिए ना। बाप से तो आजकल वैसे नहीं बनती लोगों की। आप बड़े धीरे से बता दीजिए कि ये जो है ये कानूनी रूप से गलत है। आप मतलब वो लीगल नहीं है या सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इतना बताकर के आप हट जाइए। उसने वो करना है जो वो ही करना है। तो अगर वो किसी की मानना होता तो अपने किसी माता पिता किसी दोस्त की मान ली होती। उसने करना वही है जो उसके मन में है। तो आप जबरदस्ती क्यों अपने सिर पे बोझ उठा के घूम रहे हो भाई?
उसको क्लियर कर दो, ये आपका लीगल नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये क्लाइंट को मत देखो ना उस तरह का, समझ में आ जाएगी आपको, क्यों झगड़े में भी क्यों पड़े। तो आप किसी के पिताजी नहीं हो, आप जज भी नहीं हो, आप पुलिस वाले भी नहीं हो, आप मिलिट्री में भी नहीं हो। जो चीज प्रभु आप समझो, एक आधा 2-4 क्लाइंट वापस जाएंगे, जाने देना, इतने बुरे दिन नहीं आए। और एक बार प्रैक्टिस करोगे तो काम मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भगवान की दया से बहुत बढ़िया रोटी खा रहा हूं मैं, और अगर 6 महीने साल कोई क्लाइंट नहीं लिया है तब भी सारी जिंदगी रोटी खा सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो अगर आपने ज्योतिषी ने स्ट्रॉन्ग करना है, अपने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि कर्जा लेकर के दुकान लेकर के मैंने बहुत दुकानें बंद होती हुई देखी हैं। ये आज भी फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, आज थोड़ी सी अपनी हैसियत की कोशिश मैं कर रहा हूं। मैं इस काम को इतना प्रोफेशनल और इस धंधे को इतना आगे ले जाना चाहता हूं। इंस्पिरेशन सारी डॉक्टरों से मिली है, डॉक्टरों के बारे में सब कुछ बदनामी है, सब कुछ है, पर डॉक्टरी का धंधा आज भी चल रहा है। हर माता पिता अपना बच्चा अगर पढ़ने वाला तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए खर्च करके। ठीक है, यहाँ पे ज्योतिष सीखते हुए मैंने 15-20 लाख रुपए खर्च कर दिए, और हालत ये थी कि 15 रुपए को देके राजी नहीं होता था। पर प्रोफेशनल हम लोग बात भी नहीं करते। हर धंधे के अंदर एक रूल, आप अगर पॉजिटिव साइड में लेना चाहे तो 99% ले लीजिए, और नेगेटिव साइड में लेना चाहे तो 1% ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैं एक वो सीरियल देख रहा था, सीरियल का शॉर्ट्स देख रहा था, उसकी शार्क टैंक्स में एक वो सज्जन है थोड़े मोटे से, वो पे फोन पे वाले, उस बंदे ने कहा है कि हर एंटरप्रेन्योर की जो है सबसे बड़ी दिल की वेदना है कि पैसे भी लगा लूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मेरे को वो डिजायर्ड वर्क फोर्स नहीं मिलती। वो कह रहा है 1 करोड़ 35 लाख की पॉपुलेशन है और काम करने वाले 1.25 करोड़ आदमी है, और उनमें से 90% आदमी अपनी जगह बिल्कुल ठीक फिट है। हमें काम करना है, हम पैसे लगाने होते, हमें बंदा नहीं मिलता। तो 1% से कम आपको ढंग की एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, तो सिमिलरली 1% से कम ढंग के क्लाइंट मिलेंगे। तो भैया पहले अपनी दुकानदारी कहीं ना कहीं से अपनी रोटी का इंतजाम कर लो, नहीं तो ऐसे गंदे काम आपको ऑफर करेंगे, आप करो ना करो आपकी मजबूरी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है। मैं एक आदमी से इतना परेशान हूं, पुरानी दोस्ती करके मैं उसको कुछ ले भी नहीं पाता था, कुछ देता था तो ऐसे दे रहा हो जैसे भीख दे रहा हो। उस बंदे ने एक बार एक फोन किया मुझे कि यार एक बंदे को हायर करना है कंपनी के अंदर, तो जरा उसकी कुंडली देख दो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, देख दे, कोई खास बात नहीं है। तो मैंने देखी, वो एक फीमेल की कुंडली थी, तो एज देखी यार 21-22 साल, 23 साल एज। तो मैं कहा तूने इसको डायरेक्टर बनाना है? कह रहा नहीं नहीं, वो फ्रेशर इंजीनियर है। तो मैं कहा तूने इसको तनख्वाह कितनी देनी है? वही 18-19 हजार 20 हजार रुपए इंजीनियर की स्टार्टिंग है। तो मैं कहा उसको जवाब मैंने ये दिया था, मैं कहा भाई देख, अब ये लड़की वैसे तो काम के हिसाब से तो ठीक है, पर जिस हिसाब से तू पैसे बता रहा है, तू अगले 3 साल में इसके पैसे 3 गुना नहीं करेगा, तो ये 1.5-2 साल में चली जाएगी, ये जंप लेके कहीं और चली जाएगी। पैसे हर बंदा कहीं ना कहीं से तो शुरू करेगा, जब तक इसका या तुम्हारा काम ठीक चलता हो आप इसे हायर करो ना। तो जॉब स्विचिंग तो बहुत कॉमन सी बात है। मैंने सोचा पता नहीं किसी को डायरेक्टर है, किसी को पार्टनर बना रहा है, उसे मेरे से कुंडली मिलवा रहा है, और तब तक कुंडली खुल चुकी थी। बाद में मैंने सिर पीट लिया, मैं ये क्या हुआ। और उससे अगला सवाल, मेरे को उस आदमी से नफरत हो गई। उसने जो ये सवाल था, आप सभी बहनों बेटियों से, आप सभी पिताओं से कह रहा हूं, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ मांगे ना, तो वहां से नौकरी मत करना। मैंने कह दिया जो मैंने कहना था। इस लेवल की उसने 16,000-17,000 तनख्वाह देनी थी। उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी टाइम ऑफ बर्थ पूछने की और क्या क्या पूछने की थी, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ऐसे लोगों को मैं तो अटेंड करता नहीं। भगवान ने बहुत अच्छी रोटी दे रखी है और सारी जिंदगी देगा, आज तक भूखा नहीं सुलाया। अगर ऐसे किसी आदमी ने मेरे पास आना बिल्कुल मत आना भैया, दलाली का काम नहीं करता मैं। अब ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात, जातक की भी परिभाषा दे दी। अब क्या जरूरत पड़ी थी क्लाइंट की? कभी कोई परिभाषा हुई है? कभी उसकी कोई ड्यूटी हुई है? होनी नहीं चाहिए वैसे, पर ऋषि लोग हैं, कुछ कह रहे हैं तो बात एक बार देख लेते हैं, मानिए ना मानिए। श्रद्धा के ऊपर मैंने बोल दिया, शक कर लो 100 बारी, 100 बार ठीक पाओ तो श्रद्धा आ जाएगी। कोई आपकी इनबिल्ट क्वालिटी नहीं है वो अंधी श्रद्धा जो है वो धर्म गुरुओं का या मंदिर वो जो सिस्टम है। पर ज्योतिष तो प्रोफेशनल नहीं ना, तो प्रोफेशनल तो आपको नजर ही आएगा। आदमी झूठ बोल रहा है, उसने प्रेडिक्शन दे दी 15-20 दिन, महीने बाद की, 2 महीने बाद की, 6 महीने बाद की। मेरे पास लोग 8-8 साल बाद वापस आए हैं। प्रेडिक्शन अगर दी थी तो वो 2-3 महीने में पूरी हो गई थी, और 8 साल बाद उसको दोबारा पूरा पता चला, तो वो आया कि आपने उस समय बताया था वो बात ठीक होगी। पर मैंने कहा मेरे भाई ये 7-8 साल बाद मैंने बताया क्या, तो बता तो दे। तो ऐसे आदमी को श्रद्धा कीजिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए, पहले वो शक की नजर से आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रद्धा अगर लेकर के जाना तो वो ना वो क्लाइंट है ना वो ज्योतिषी है सर, पहली बात।
तो जो शक वाली श्रद्धा के लिए आप एग्री कर सकते हो तो 5-7 बार जाना पड़ेगा, 10-15 साल लग जाएंगे ज्योतिषी पे विश्वास करने के लिए। उपाय के बाद उसके बाद शक की स्थिति में गड़बड़ हो सकती है तो शक पे तो जाए, पर आप जाओगे ही शक में, पहली बार तो शक पे ही जाओगे या किसी की रिकमेंडेशन पे जाओगे। तो चलो, अब दोनों ऋषि जी ने कह दिया तो बाद में कुछ तो सच्चाई होगी, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हो, आप ही लगा लेना, छोड़ो। खाली हाथ ना जाएं, ये बड़ी दिक्कत है। दक्षिणा अनिवार्य है, ये उससे बड़ी दिक्कत है। घर में पड़े हुए केले भी ले जाए जा सकते हैं, अब यहाँ पैसे की बात आ गई, अब तो ये पक्का चोर है। अंग्रेजी से हीलिंग वाले कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि अगर आप किसी से कोई एनर्जी ले रहे हो, किसी से काम करा रहे हो तो रिटर्न में कुछ देना चाहिए, और सबसे सेफ है पैसे। पर यहाँ पे आकर के सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, पैसे मांगते ज्योतिषी चोर बेईमान निकम्मा लुच्चा लफंगा, खत्म कहानी। तो भाई ये पूरी की पूरी इक्वेशन कभी जिंदगी में ठीक आएगी नहीं, किसी ना किसी एक पॉइंट में मामला गड़बड़ हुआ और मामला खत्म। और दूसरी चीज है, आपकी अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, आपसे पैसे सिर्फ 2 ही केसेस में निकलवा सकते हैं। एक आपको डराकर, इसे कहेंगे एक्सटॉर्शन। दूसरा आपको सपना दिखाकर। तीसरी कोई सिचुएशन नहीं, आपसे कोई पैसे नहीं ले सकता। आपका 10 का नोट गिर जाए, आप बहुत कॉन्शियस होते हो, तो बिल्कुल आंख खोल के जाए, उल्टे सीधे सपने ना देखे, ढंग की बात करें, बात खत्म होगी। और डरने की जरूरत क्या है, जो होना है सो होना है। तो पहली वाली जो सबसे इनिशियली की बात करी थी कि अगर आपको विश्वास है तो ज्योतिषी बोझी छोड़ो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, आराम से जिंदगी बड़े आराम से चल सकती है। सारी दुनिया ज्योतिषियों के पास भी जाती। जो गूगल कहता है वो 65% आदमी अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो सब सक्सेस नहीं होते, तो बाकी 35% भी जिंदा रहते हैं। और इतने शक करना है तो 65% से तो 35% बढ़िया है, बाकी आपकी मर्जी है। ये दोनों परिभाषाएं हुई ज्योतिषी की और जातक की। और कभी आगे कभी प्रश्न में बात करने का मौका मिला तो मैं जो लोग ज्योतिषी हैं, एक्चुअली ज्योतिषियों के मतलब की बात है, पर मैं बता दूं कि जो आपके पास भी एक टूल है कि आपको बिना बात किए पता चल जाएगा कि आदमी शक करने वाला है, ये क्या है या क्या नहीं। वो कभी प्रोफेशनल किसी एस्ट्रोलॉजर्स की ही वीडियो होगा, उसके अंदर आपने सिर्फ एक प्रश्न लगाना है और 1 सेकंड में आपको पता चल रहा है ये टाइम खराब करने आया, टाइम वेस्ट करने आया, ये बंदा काम का है, उसको वो ज्योतिषियों के लिए छोड़ दीजिए। पर मैंने बोल दिया कि ऐसी होती है, एक ऐसा प्रोविजन भी है। अब ये एक चीज है, कौन करवाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पंडित जी ने मतलब ज्योतिषी ने उपाय लिख दिया, आपने मंदिर जाना खुद ही चले जाइए, जल प्रवाह करना आप भी कर दीजिए, किसी कुएं में कुछ फेंकना है आप भी फेंक दीजिए, उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब कुछ उपाय होते हैं जो प्रोफेशनल है, कई दफा क्योंकि एक धंधे से काम नहीं चलता तो कुछ ज्योतिषी पूरा ठेका भी लेते हैं उपाय का और बहुत सी चीजें खुद करते हैं। एक कॉम्बिनेशन क्या जाता है, वो एस्ट्रोलॉजर भी है प्लस हीलर भी है, तो हीलिंग खुद ही कर देगा ना वो। उसके बाद एक किस्सा, मतलब किस्सा नहीं है तो फैक्ट ही, मैंने किसी किताब से ही देखा है। मान लीजिए कोई मामला ऐसा है या कोई इस तरह का मामला आ जाता है, गया एक चीज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं जेनेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हिंदी में साक्षी भी कह सकते हैं, या पूरा प्रोसेस देखना साक्षी भाव से। ये जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ 1% रेमेडी ऐसी इस कैटेगरी में आएगी, पर जहां वो जरूरी 1% के लिए भी तो बहुत जरूरी है। एक किसी किताब में, मैंने हीलिंग की किताब में पढ़ा था, एक कोई सज्जन थे विदेशी, एक्चुअली विदेशियों की एग्जांपल ज्यादा पॉपुलर भी होती है, लोगों को विश्वास भी ज्यादा होता है। वैसे साक्षी भाव बहुत लोगों ने, बुद्ध ने, महावीर ने, कृष्ण ने, सबने साक्षी भाव में बात करी है, किसी को समझ में जेनेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन जरा इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो मैं 2 अंग्रेजी के नाम एक्चुअल वाले लिख देता हूँ।
एक कोई प्रोफेसर थे जॉन व्हीलर, ये मतलब रिसर्च में कलीग रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के, और नाइल बोर BHOR, ये बड़े साइंटिस्ट है। आइंस्टाइन साहब को तो आप जानते ही हैं, मतलब इनके जो इनके जॉन व्हीलर साहब इनके जो है वो रहे हैं, इनके मतलब कलीग रहे हैं, इनके साथ इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो इन दोनों ने एक दफा एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया लाइट के ऊपर कि अगर कैमरे से लाइट जाए, वो इन्होंने एक बार तो लाइट को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया टाइमर लगा करके, एक बार सारे प्रोसेस को खुद सामने बैठ करके देखा, तो दोनों बार फोटोग्राफी की जो फिल्म है उसके ऊपर जो है जो रिजल्ट आए वो फर्क थे। जब उसको ऑब्जर्व किया गया पूरे प्रोसेस को, तो जो इंप्रेशन जो कागज पे आए थे फोटोग्राफिक पेपर पे, तो उसमें जो है जो फोटोन डिटेक्टर से देखा गया था, तो जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स जो डिटेक्ट हुए थे वो दे मूव्ड एज वेव, वो एक वेव या लहर की तरह मूवमेंट उनकी नजर आई थी। और एक दूसरा जब ऑब्जर्व नहीं किया गया था तो वेव की शेप नहीं थी, वो स्कैटर्ड सी थी। तो मतलब अगर सिर्फ उसको प्रोसेस को देखने से ही इतना जो वेव थी, जो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके बिहेवियर में चेंज आ गया था। तो इसमें एग्जांपल के अंदर एक्चुअली मैंने नोट किया था, इसमें कुछ उल्टा हो सकता है, स्कैटर्ड और वेव उल्टा हो सकता है, पर मेन मुद्दे की बात है कि अगर कोई अपने सामने कोई ऐसी समस्या है, कोई आदमी पूरे उपाय का किसी वजह से ठेका लेना चाहता हो, वो खुद अपनी आंख के सामने करा रहा हो, जितना प्रोफेशनल आदमी जिस चीज को जिस नजर से देखता है एक आम आदमी नहीं देख सकता। नॉर्मली लोग जल प्रवाह वगैरह ये वो सब आप कर लीजिए, उसमें कोई जरूरी नहीं है, उसमें आप नहीं कोई ना कोई और बैठा हुआ देख ही रहा होगा, तो विटनेस का काम हो जाता है। पर कुछ उपाय इतने, कुछ काम इतने सुपर सेंसिटिव होते हैं कि जिसके अंदर एक प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत होती है। तो किसी के सामने करना, अगर कोई पूरा ठेका लेता हो किसी काम का, आपके ऊपर श्रद्धा विश्वास हो, तो अगर वो खुद करा दे तो ज्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि कौन करा रहा है और सामने खड़े होकर करा रहा है, उससे मेरे हिसाब से तो फर्क पड़ता है। बाकी श्रद्धा सबकी अपनी अपनी है, इसमें ज्यादा मतलब ये एक बात इंपॉर्टेंट थी। दूसरा एक चीज जो आजकल अखबारों में आ जाती है और बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है, उसके बारे में बात करनी मुझे लगा कि थोड़ा जरूरी है। तो एक बस आज के लिए वो आखिरी पॉइंट है, कैलकुलेशन अगले हफ्ते ले लूंगा मैं, अगले हफ्ते आपको वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो वैसे मेरे को लग रहा है आधे घंटे से ज्यादा का होगा आज। तो दूसरा है कि सेफ गार्ड क्या रखने हैं आपने, आप एक्सप्लॉइट ना हो। एक्सप्लॉइट के अंदर मैंने उसकी क्वालिफिकेशन बता दी, आपकी भी और उसकी भी, तो मेरा ख्याल है वो काफी हद तक तो वहां तो एक सबसे ग्रे एरिया जो है वो होता है मॉलेस्टेशन का। ये भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, पर अब सारी एक्सट्रीम बातें होती तो वो भी हो ही जाए। तो उसके लिए सेफ गार्ड आप देख सकते हैं, आप सेम जेंडर के, मतलब अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री ज्योतिषी के पास जाइए, पुरुष है तो पुरुष ज्योतिषी के पास जाइए, 90% काम खत्म हो गया। फिर सेफ या सुरक्षित जगह, सुरक्षित समय, उस पे जाइए। उल्टे सीधे टाइम पे जाने का, उल्टी सीधी जगह पे जाने का कोई समझदारी नहीं है। बाद में आप मतलब कोई भी किसी पे कोई भी एलिगेशन लगा सकता है। तीसरा, बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस में, पर आप उसे बेसिक शुरुआत वहीं से कीजिए। आप कह दीजिए कि मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप चाहो तो आप भी वीडियो रिकॉर्ड कर लो। जो आप बोलोगे, जो मैं बोलूंगा, जो हमारी हरकतें नजर आ जाएंगी। ना तो वो आपको बेवकूफ बना पाएगा, ना आपकी तरफ नजर उठा के ढंग से देख पाएगा, ना झूठ बोल पाएगा, आपके पास प्रूफ है। और बहुत मुश्किल ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, पर आप सेफ गार्ड लेके चलिए, मेरे पास आ जाना, आप सारे रिकॉर्डिंग में बिल्कुल तैयार है, मतलब बिल्कुल मैं तैयार हूं। हर चीज रिटर्न में, वीडियो जैसे मर्जी हो, पर उसमें एक बात है, आपके मन की नहीं, जो दिखेगा वो बोलूंगा मैं। वैसे भी जो दिखता है वही बोलता हूँ, इसी वजह मैं बहुत बदनाम एस्ट्रोलॉजर के मामले में हूँ। तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन रखिए ना, क्यों नहीं रखते? फिर ना आप अपनी सास की बुरा पाएंगे, ना वो आपकी ननद को गाली दे पाएगा, ना आप पूछ पाएंगे ये कल को ना रहे तो इस तरह का या कुछ भी। क्योंकि मेरे पास कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग आए, कहते यार वैसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये मर जाए कम वक्त।
तो ना आप वैसी बात करें, ना वो आपको तंत्र के उपाय बताएगा। तो ये सेफ गार्ड आप दे दीजिए। पहले तो आपके स्टेज पे ही मामला रुक जाएगा, और आपके स्टेज पे ही मामला रुक गया, अगले को ना लालच, ना डर, ना घबराहट, कुछ भी नहीं। वो सच सच बात बोलेगा, उसमें दम होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बारी के पैसे जाएंगे, कोई बात नहीं। वो इतना बड़ा रिस्क सेफ गार्ड से खेलने से पहले, मोलेस्टेशन से, इस चीज से बचने से लिए तो इतना सा तो बहुत, एक बार की फीस है दे देना यार, कोई बात नहीं। और थोड़ा गुस्सा करके नाराज होकर आ जाना तो डर के मारे बेचारा फीस भी नहीं देगा। अगर रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो जाए फिर बाद में ठीक बोलेगा, पैसे नहीं छोड़ेगा बॉस। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही। बाकी अब बात रहेगी कैलकुलेशंस की, और उसमें जो कैलकुलेशंस की मेन जो बात है, वो जो मेरे हिसाब से मुझे जरूरी लगी, वो है आपकी मुहूर्त की बात है। कंपैटिबिलिटी में थोड़ी बहुत हो सकती है, और ये आपने जो रत्न वगैरह धारण करने हैं उसके ऊपर उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन, रत्न किस तरह यूज किए जाते हैं वो पूरा बताऊंगा। लंबा वीडियो होगा पर देख लेना, क्योंकि आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख के स्टोन ले लेते हो, पर कम से कम उसमें पैसे अगर बचेगा नहीं तो कम से कम चीज ठीक आ जाएगी। तो ये 3-4 चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीक बता दूंगा, और ये आपके लिए था कि आप जिस तरह बच के चल सके, आपका जो बचाव हो जाए, मेरी इच्छा यही है। और बीच में एक्चुअली 2 दिन से परेशान भी हूँ। जो एक फोन कॉल मैंने आपसे बताई थी वो मेरे पास आई थी, तो ऐसी फोन कॉल ना आए, कृपा है। और जहां तक नहीं ये बदतमीजी की, जो उस तक ये वीडियो पहुंच ही जाएगा, तो वो फोन ना करे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर फिर इरिटेट करने की कोशिश करेगा तो अगले वीडियो में नाम कुंडली फुडली पता वता सब बता दूंगा। भैया मेरी जान छोड़ो, बहुत ज्योतिषी हैं जो भूखे नंगे बैठे होंगे, किराया नहीं निकल रहा होगा, उनसे आप जो मुझे सवाल पूछे, यार मैं जिम्मेवार थोड़ी हूँ। मेरे को भगवान बहुत अच्छी रोटी दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए। मेरी बातों को इतने प्यार श्रद्धा के साथ आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और इसी के साथ ही आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरा धन्यवाद स्वीकार करें, और आप सबके भीतर बैठे प्रणाम को नमस्कार करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। मिलते हैं इसके नेक्स्ट और फाइनल पार्ट के अंदर नेक्स्ट वीक। धन्यवाद।